ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चैप्टर तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में हम अभी वीबीटी पढ़ रहे हैं। वीबीटी में ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद, ओवरलैपिंग करने के बाद जो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। इस मॉलिक्यूल को एग्जाम्पल में मैं दोबारा से लेती हूँ। CH4 एक हमारे पास मॉलिक्यूल है। इसमें जो कार्बन है, ये एक अलग एलिमेंट है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर इसका 12 होता है। दूसरी तरफ ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास नंबर 1 होता है। कार्बन एक अलग एलिमेंट, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, या कंबाइन करने से पहले मैं ये बोलती हूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, तो दोनों की एनर्जी भी तो अलग अलग होगी। अगर दोनों का एटॉमिक नंबर, मास नंबर चेंज है, तो इन दोनों की एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब हमने ये देखा कि जब CH4 का फॉर्मेशन हुआ, CH4 तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो स्टेबल मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा नहीं होती है। यही प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन की, यानी कि दो अलग अलग एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद उनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इक्वल सेट ऑफ एनर्जी के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है कि व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज overlap or combine with each other, they form the set of exactly equal energy orbitals। न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ओके, इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और वो एग्जाम्पल क्या है? मान लो हमारे पास दो बकेट हैं। ये है बकेट ए और ये है बकेट बी। ये बी बकेट है। जो हमारा फर्स्ट ए वाला जो हमारा बकेट है, इसमें हमने रेड कलर रखा हुआ है। और सेकंड वाला जो बकेट है बी, इसमें हमने व्हाइट कलर रखा हुआ है। रेड एक अलग कलर है, व्हाइट एक अलग कलर है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बनाया हुआ है, तो मैंने क्या किया, रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स कर दिया। अब हमें पता है जब भी रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स किया जाता है, तो हमारे पास एक नया कलर बनता है जिसको हम बोलते हैं पिंक। यही सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ भी होता है। ये एक अलग एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एक अलग एटॉमिक ऑर्बिटल था। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो एक नया ऑर्बिटल बन गया। नया कैसे? जो पिंक कलर है, ना तो ये कंप्लीटली रेड है, ना ही ये कंप्लीटली व्हाइट है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हुआ क्या होगा, रेड कलर और व्हाइट कलर आपस में ऐसे मिक्स हो गए कि उन्होंने एक नया कलर हमको दे दिया। अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इस पिंक कलर में कि रेड कहाँ पे है और व्हाइट कहाँ पे है, क्योंकि वो कंप्लीट एक हो गया मिलके। तो यही सेम चीज, इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है कि दो अलग अलग एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो उनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन सब में क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगी, जिस वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है। और इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए जिनकी एनर्जी अलग होगी। जैसे कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी कंबाइन टुगेदर, या ओवरलैप टुगेदर भी बोल सकते हो। दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कि दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी अलग अलग थी, उन दोनों ने आपस में कंबाइन किया, उनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो नया मॉलिक्यूल हमारा बनने वाला है, वो हमको स्टेबल बनाना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्बन की एनर्जी अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन की अलग हो जाएगी, और ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई भी प्रोसेस केमिस्ट्री में होती है, उस प्रोसेस का मकसद एक ही होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना या स्टेबिलिटी लेके आना मॉलिक्यूल में। तो जब भी ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती कितने कितने टाइप की है। हाइब्रिडाइजेशन से पहले अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे जाऊं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, डी का तो हमने कम जिक्र किया था, लेकिन हमने एस और पी की ओवरलैपिंग देखी थी, है ना। तो
इन्हीं से हाइब्रिडाइजेशन भी बनती है। ओवरलैप कौन कौन कर सकता है? या तो एस पी के साथ ओवरलैप करेगा या डी के साथ, ऐसे होगा। चलिए तो हम ओवरलैपिंग स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा एक एस ऑर्बिटल और उसके साथ एक पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करता है तो इसको हम एसपी ओवरलैपिंग बोलते हैं। यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इस हाइब्रिडाइजेशन को बोल देंगे एसपी। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हमको अब पढ़ना है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं ये पढ़ने हैं। तो मेनली जितनी हमारे सिलेबस में है हम उनको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो इस ऑर्बिटल को हम sp हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे। ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे इनको sp हाइब्रिडाइज्ड बोला जाएगा। सेकंड थिंग क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे कि एक एस एक पी दो है ना, तो दो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसको तो आगे डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पे पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। अगर एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इस हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगर एक एस और तीन पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इसको sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि यहाँ पे मैंने पी को देखो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, लेकिन मैंने ऐसा एस के साथ नहीं लिखा कि पहले एक एस लिया फिर दो एस लिए फिर तीन एस लिए, ऐसा नहीं लिखा है। एस को मैंने एक ही बार लिखा है क्योंकि हमने ये देखा था एस की जो शेप होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है। दूसरा एस के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एस में हम एक ही तो ऑर्बिटल बनाते हैं, तो एस तो हमेशा एक ही ऑर्बिटल से कंबाइन कर सकता है। पी को मैंने एक दो तीन ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि आपने पढ़ा है ना पी में तो तीन ऑर्बिटल होते हैं पी सबशेल में, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं पी के पास। तो जब वो इस ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा तो उसको मैंने 1p बोल दिया। जब वो इन दोनों से ओवरलैपिंग करेगा या फिर कंबाइन होगा तो उसको 2p बोलेंगे। और जब वो तीनों को ओवरलैपिंग में यूज करेगा तो उसको p3 बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? sp sp2 और sp3 क्या डिफरेंस है तीनों में? जब एक s के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है वो तो एक ही यूज कर सकता है। एक s एक p ऑर्बिटल होगा तो sp, एक s दो p तो sp2, एक s तीन p तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब s के पास एक ऑर्बिटल था उसने यूज कर लिया, p के पास तीन ऑर्बिटल थे उसने यूज कर लिए। अब d के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पांच ऑर्बिटल्स होते हैं d के पास। अगर एक s तीन p और एक d आ जाए, d ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d। अगर एक s तीन p और दो d आपस में मिल जाएं तो इसको बोलते हैं sp3d2। ऐसे ही हमारी हाइब्रिडाइजेशन कंटिन्यू होती है। हमारे सिलेबस में sp3d2 तक ही हमको पढ़नी है, आगे भी होती है लेकिन वो हायर क्लासेस में है। आपको अभी सिर्फ इतनी ही हाइब्रिडाइजेशन समझनी है। ठीक है, समझना क्या है इसमें कि कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। या तो sp, या तो sp2, या तो sp3, या sp3d और sp3d2। निकालना कैसे है वो तो बहुत इजी बात है। और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है इसमें सिर्फ तुमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बाकी सारा खेल जो तुमने फर्स्ट थ्योरी पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी से ही इसका आंसर आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का। बस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, उन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी और जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो नए ऑर्बिटल बनेंगे। उन नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाएगा और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली इक्वल होगी या सेम होगी। बस यही हाइब्रिडाइजेशन है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कैसे निकालेंगे वो पढ़ते हैं। जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे तो वेस्पर थ्योरी में हमको टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बताया गया था। क्या था टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये फॉर्मूला होता है वेस्पर थ्योरी में किसी की भी ज्योमेट्री या शेप निकालने के लिए, है ना। यही सेम फॉर्मूला हम हाइब्रिडाइजेशन में भी यूज करेंगे। जैसे कि पहला मॉलिक्यूल मैंने लिया वाटर H2O। अब H2O जो है इसमें अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला लगाने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन H2O के लिए आएंगे वो 4 आते हैं। ये आपने सॉल्व कर रखा है। H2O के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं। हमें हाइब्रिडाइजेशन सीखनी है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी? 4 का मतलब क्या है? एक एस ऑर्बिटल होगी, बाकी की तीन पी ऑर्बिटल होगी, यही तो होगा।
टोटल 4 होने चाहिए ना, तो टोटल 4 ही तो है, एक एस और 3 पी, हो गए टोटल 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, एक एस 3 पी, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो वाटर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया CH4। CH4 के लिए भी टोटल इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 आ जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक दो डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया SO2। अब इस SO2 के लिए जब मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगी, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 3। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो आएगा वो 3 आएगा। अब 3 का मतलब है एक एस 2 पी, एक एस 2 पी यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इसी नंबर से आ जाएगी जो नंबर आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाला था, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, उस नंबर को sp_d इनमें डिवाइड कर देना है, और आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है PCl5, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो अगर PCl5 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन में काउंट करूं, तो आएगा 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज 5, मोनोवैलेंट एटम इज अगेन 5, कैटायन एनायन नहीं है तो वहां पे तो 0 आएगा, आंसर आएगा इसका टोटल 5। 5 का मतलब क्या है, एस के पास एक ही ऑर्बिटल है, ये एक ही बार ओवरलैपिंग कर सकता है। पी के पास टोटल 3 ही है, तो पी में 4 ऑर्बिटल तो आ ही नहीं सकते, पी के बाद तो डी आता है, अब डी यूज हो सकता है। अब देखो 5 नंबर भरने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस काउंट कर लो बस ऐसे लाइन बारी से। तो एक एस आया, 3 पी आए और एक डी आ गया, ऐसे निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, फिर एस पी डी इसमें इनको क्या करना है, अरेंज कर देना है, बस काउंट करके लिखना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पहला मॉलिक्यूल है SF6 और दूसरा मॉलिक्यूल है आपका NH4 पॉजिटिव। ये दो आपके पास, एक तो आपका आयन है, दूसरा आपका मॉलिक्यूल है। बताइए दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। SF6 sp3d2, ओके वेरी गुड, करेक्ट। sp3, हाँ करेक्ट है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। पहला वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी से हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हमने ओवरलैपिंग के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। दो चीजें हमने पढ़ लिया है। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कि मेन तो यही है ना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे ये देखेंगे। राइट डाउन अ क्वेश्चन, इफ बॉन्ड एंगल in a molecule is 120 degree, then which hybridization is correct? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट होगी अगर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है तो पहला है sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3। ओके, sp2 इज द करेक्ट आंसर। अब sp2 आया कैसे वो देखो, यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है। जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहली जो हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी दैट इज लीनियर। उस लीनियर में बॉन्ड एंगल मैंने बताया था 180 डिग्री होता है। सेकंड हमने पढ़ा था जिसमें 3 एटम जुड़े होते हैं सेंट्रल एटम के अगल बगल, वो 3 एटम, मैंने 3 के लिए क्या बोला था, 3 की ज्योमेट्री क्या होती है मैथ्स में, ट्राइंगल होती है, तो उसका नाम लिख दिया था हमने ट्राइंगुलर प्लेनर। और वहां जो मैंने एंगल बताया था वो था आपका 120 डिग्री। यानी कि अगर एंगल 120 डिग्री है तो 3 एटम जुड़े होंगे। 3 एटम के जुड़ने का मतलब क्या है, एक एस जुड़ा होगा और बाकी के 2 पी जुड़े होंगे, हो गए 3, तो आंसर sp2 आएगा। तो यही जो दोनों कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर बॉन्ड एंगल इतना है तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या आपको हाइब्रिडाइजेशन दे दी जाएगी, आपसे बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन देके बॉन्ड एंगल पूछ सकते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन देके आपको ज्योमेट्री भी पूछी जा सकती है कि बताओ अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री आपकी ट्राइंगुलर प्लेनर होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ शेप, शेप अलग हो सकती है व्हेन लोन पेयर कम्स इन अ मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं सिर्फ ज्योमेट्री की बात करूं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन।
ज्योमेट्री भी और हाइब्रिडाइजेशन भी, दोनों चीजें बतानी है। और मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है। SO4 2 नेगेटिव है पहला, CO3 2 नेगेटिव है दूसरा, थर्ड है आपका H2S, फोर्थ है आपका XeF2। इन चार मॉलिक्यूल्स के लिए ज्योमेट्री भी बतानी है, शेप नहीं बतानी है, याद रखना। हाँ, ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री रेगुलर होती है, शेप डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड्स ऑन लोन पेयर। फोर्थ तक हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है XeF4। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका CCl4। सेवेंथ क्वेश्चन है NH3। एट्थ क्वेश्चन है आपका BH3। नाइन्थ क्वेश्चन है CO2। ओके, तो इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। मैम प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू डू हाइब्रिडाइजेशन अगेन। देखो, जिसको नहीं आया है समझ में, मैं दोबारा से बता रही हूँ। सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा वाला? टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। वो क्या था? 1/2। अच्छा, इसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था। वाल्मीकि चले आओ, फिर क्या करो? ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। वाल्मीकि चले आओ। फिर V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, M मतलब मोनोवैलेंट, C इज कैटायन, A इज एनायन। इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए। मॉलिक्यूल मैं ले रही हूँ BH3। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? बोरोन। जो एटम अकेला होगा, सिंगल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम बोलेंगे। तो बोरोन इज द सेंट्रल एटम। बोरोन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देखेंगे। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,3 हो जाएगी, यानी कि 3 हो गए लास्ट के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखा 3। प्लस मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन कितने हैं? 3। आंसर कितना आएगा? 6/2 यानी कि 3। अब 3 आने का मतलब है, मैं लिखूंगी S, P और D। S में 1, P में 3 और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। मुझे 3 ही नंबर भरने हैं, तो भरूंगी 1 2 3। अब कितने ऑर्बिटल यूज हुए बस उनको काउंट कर लो। एक ऑर्बिटल S का, 2 ऑर्बिटल P के, मतलब sp2। एक ऑर्बिटल S का, 2 ऑर्बिटल P के, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। एनायन और कैटायन। एनायन में N मतलब नेगेटिव। एनायन में N वर्ड आ रहा है ना, N अल्फाबेट आ रहा है ना, N मतलब नेगेटिव। कैटायन में T आ रहा है, T का जो सिंबल होता है वो पॉजिटिव के जैसा होता है, तो कैटायन पॉजिटिव होता है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे? पहला है sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3। सबसे ज्यादा बॉन्ड पेयर किसमें प्रेजेंट होंगे? S और P। S और P का मतलब यहाँ पर तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा। एक S है, एक P है, तो 2 ही बॉन्ड बन रहे होंगे। sp2 में क्या है? एक S है, 2 P है, मतलब टोटल 3 आंसर आ रहा होगा। sp3 में क्या है? एक S है और 3 P है, टोटल 4 हमारा आंसर आ रहा होगा। बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा किसमें बनेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं, sp3 में। sp3 में 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए ना, जिसमें जितने ज्यादा एटम कंबाइन हुए उसका बॉन्ड पेयर उतना ज्यादा होगा। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहला कि यहाँ पर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। व्हाट इज एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि जो भी एटम कंबाइन करने के लिए आ रहे हैं उनकी एग्जैक्टली सेम एनर्जी थोड़ी होगी। कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी सेम थोड़ी थी, तो उनमें एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतनी ही नए हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी। थर्ड क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बन गई, अब जितनी भी तुम्हारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं हैव इक्वल एनर्जी। जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं उन सब की एनर्जी एक जैसी होती है। ये 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तब उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। कंबाइन होने के बाद उनमें एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद नए हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। 3 चीजें हैं। पहला, अनइक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और तीसरा, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये सब हो क्यों रहा है? मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए हो रहा है। इतनी बातें आ गई समझ में?
तो हाइब्रिडाइजेशन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। इसमें हमने वेस्पर थ्योरी और बीबीटी बीबीटी में भी आज हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितनी टाइप्स की पढ़ी हमने? sp sp2 sp3 और sp3d sp3d2, इतनी हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ ली है। तो हाइब्रिडाइजेशन तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक है, बीबीटी के अंदर तो नहीं आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो तरीके का होता है, पहला पोलर, दूसरा नॉन पोलर। मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल है ब्रोमीन वाटर Br2 और दूसरा है HCl। इसमें भी दो एटम है, दो ब्रोमीन, इसमें भी दो एटम है, एक H है और एक Cl है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें देखो दोनों सेम एलिमेंट है, यहाँ पे दोनों पे डिफरेंट एलिमेंट है। जब भी आपको किसी बॉन्ड को समझना है तो उस बॉन्ड को हमेशा एक टग ऑफ वॉर की रस्सी से समझना। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? जो टीम ज्यादा पावरफुल होती है वो टीम जीत जाती है और वो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। वही सेम तुमको यहाँ भी देखना है। जितने भी तुम बॉन्ड देखोगे, जब आप वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा देखोगे, आप यही चीज देखोगे कि जब कभी भी ऐसे हमारे दो एटम एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो इस रस्सी को, ये देखो, इस रस्सी को अपनी तरफ ज्यादातर ज्यादातर कौन खींचेगा? जिसकी खींचने की पावर अच्छी है। फर्स्ट वाले केस में दोनों ही ब्रोमीन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला Br अट्रैक्ट करेगा उतने ही जो सेकंड वाला Br है वो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ना तो ये ज्यादा पावरफुल है ना ये ज्यादा पावरफुल है। तो टग ऑफ वॉर में कौन जीतेगा फिर? टग ऑफ वॉर में कोई नहीं जीतेगा, ये मैच आपका ड्रॉ हो जाएगा। वहीं अगर मैं HCl की बात करूं तो हमें पता है हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। लेकिन जो क्लोरीन होता है इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि Cl की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा अच्छी है। तो ये क्या करेगा? इस टग ऑफ वॉर की रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिस टीम की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो उस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ पे Cl की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये टग ऑफ वॉर की रस्सी को अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल? यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पास आ रहे ना, इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके आसपास के एनवायरमेंट में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इससे नेगेटिव चार्ज दूर जा रहा है, तो इसमें एक पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट होगा। तो जिस भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की ऐसे शिफ्टिंग होने की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को पोलर बोलते हैं। जिनमें ऐसा नहीं होता है, जिनमें ये मैच ड्रॉ हो जाता है। ड्रॉ होने का मतलब है कि अगर पहले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैम क्लोरीन अट्रैक्ट क्यों करेगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना। 17 होने का मतलब है कि इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2,8,7 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लास्ट में। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें पता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि इसकी एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा अच्छी है। और जो हाइड्रोजन है ये तो छोटा सा एटम है, ठीक है। वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो क्लोरीन की एक्सेप्ट करने की पावर अच्छी है, हाइड्रोजन की डोनेट करने की पावर अच्छी है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं क्लोरीन की तरफ। वर्डिंग का हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है वो इस मॉलिक्यूल में, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। दो वर्ड है, पहला एक्सेप्ट, दूसरा अट्रैक्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि उसने रख लिया अपने पास, रखता नहीं है। अगर रख लेगा तब तो बॉन्ड टूट जाएगा ना। वो अट्रैक्ट करता है। क्लोरीन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। हाइड्रोजन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। हाँ, हाइड्रोजन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है लेकिन वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना। पेनिट्रेशन पावर इज अनदर थिंग। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन पावर मतलब इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस के पास रह सकता है। हम न्यूक्लियस की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो
जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो उस पर डिपेंड करती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर डिपेंड करती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। अगर मैं ये बात करूं पेनिट्रेशन पावर, ये सब हम देखते हैं तब जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पे यहाँ पे हमें गेन या लूज थोड़ी करवाना है, हमें तो सिर्फ अट्रैक्ट करवाना है। तो क्लोरीन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जहां भी ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस प्रेजेंट होगा वो पोलर, जहां नहीं होगा जैसे कि ये बी आर सेम है तो ये होगा नॉन पोलर। बस इतनी बात याद रखिए कि पोलर मतलब क्या होता है, नॉन पोलर मतलब क्या होता है। तो जिनमें पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो पोलर, जिसमें नहीं होते हैं वो नॉन पोलर।